हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर। आजकल पढ़ा रहा हूं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा और बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट लिखे उसके अंदर। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रेज करते हो हम लोगों को। तो लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। हम लोगों ने एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, गुड्स, ये बहुत बेसिक शब्द के बारे में जाना था। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, टाइप्स ऑफ एसेट्स, एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, धमाकेदार इक्वेशन कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है जी। तो आज हम लोग उसी के ही आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट से जाकर वो लेक्चर जरूर देखें, तभी आगे का समझ में आएगा। ठीक है जी। प्रॉमिस कर चुका हूं, पूरा सिलेबस कराऊंगा और वो प्रॉमिस हमेशा कायम रहेगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से, बेसिक स्ट्रैटेजी से फाउंडेशन क्लियर करते करते आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है जी। तो अकाउंट्स का लेक्चर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके सामने ये रहा। चलिए, तो आज का जो पहला शब्द आता है वो आता है स्टॉक। स्टॉक सुना होगा आप लोगों ने। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जनरली जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पर नीचे ग्रीन कलर से लिखा आता है इन स्टॉक, और अगर वो माल वहां पर अवेलेबल नहीं होता या वो साइज अवेलेबल नहीं होता तो वो बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो चीज, वो माल जो आपका बिका नहीं है। बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो माल आपके गोदाम में है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर डेट, उसको बोलते हो स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स, गुड्स समझते हो जिसका व्यापार कर रहे हो, ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड स्टॉक। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट या टाइम इज नोन एज स्टॉक। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात यह है कि यहां पर जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक होता है हाईली फ्लक्चुएबल है, हाईली फ्लक्चुएबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है जी। सुबह कुछ है, शाम को कुछ है। हो सकता है सुबह हमारे पास, मान लो हम शू मैन्युफैक्चरर हैं, या अगर आप बात करो, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बिजनेस खोला था सिप एंड च्यू। तो सिप एंड च्यू के पास हो सकता है जब सुबह उसने अपनी शॉप खोली और जब उसने बनाए तो 20 बर्गर्स बना दिए, 20 बर्गर्स बना दिए। अब 20 बर्गर उसने डिस्प्ले कर रखे हैं। हो सकता है 1 घंटे बाद एक भी बर्गर ना बचे, हो सकता है 1 घंटे बाद 20 के 20 बचे हुए हैं। तो हाईली फ्लक्चुएबल है। अच्छा, ये तो हो गया बेटा ऐसे प्रोडक्ट। हमने तो एक ऐसा बिजनेस खोला है जो सुबह रॉ मटेरियल क्रिएट करना पड़ता है, ये साथ साथ पास्ता बनाकर देना पड़ेगा, साथ साथ हमको चाउमीन बनाकर देनी पड़ेगी, नूडल्स बनाकर देने पड़ेंगे, तो वो तो ऑन द स्पॉट बन रहा है। लेकिन सिर्फ फिनिश गुड्स का ये स्टॉक नहीं होता। स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का भी होता है। जो रॉ नूडल्स पड़े हैं, रॉ पेनी पास्ता पड़ा हुआ है, चीज़ जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, पनीर जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, बारबेक्यू सॉस जो बॉटल्स में है, केचप जो हमारे पास है, दूध हो गया, कॉफ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये सारी जो हमारे पास रॉ पड़ी हुई है, जो रॉ पड़ी हुई है, अभी तो हमने इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसका भी ये स्टॉक होता है। तो हाईली फ्लक्चुएबल होता है। सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, खत्म होता रहता है। हम लोगों ने केमिस्ट वाले को देखा होगा, वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है। आपने देखा होगा वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है। एक्चुअली वो अपनी स्टॉक मेंटेनेंस कर रहा है कि भैया कितनी दवाई के पत्ते कम रह गए और मुझे ऑर्डर करना है अब इसको। ठीक है। या अगर आप एक किराने की दुकान में जाते हो, किराने की दुकान में आप देखते हो 4 अचार की शीशियां पड़ी हैं, तो वो उसका स्टॉक है। ठीक है जी। आटे की बोरियां ज्यादा हैं, अचार की शीशियां कम है, क्योंकि जिसकी सेल ज्यादा होगी वो वाला माल वो ज्यादा रखेगा। बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। तो जो चीज हाईली फ्लक्चुएबल होती है, जैसे कैपिटल होती है, इसलिए ये कैपिटल मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैपिटल, और एक बताया था मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल। साल की शुरुआत वाली कैपिटल ओपनिंग, साल के एंड वाली क्लोजिंग। ऐसे स्टॉक हाईली फ्लक्चुएबल होता है, इसलिए ये ओपनिंग कैपिटल भी होता, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक। साल की शुरुआत में, मंथ की शुरुआत में, वीक की शुरुआत में, जब जब आप कैलकुलेट करते हो, एक होता है ओपनिंग और एक होगा हमारा क्लोजिंग। अब जो स्टॉक होता है वो जरूरी नहीं है किसको होगा, तो ये स्टॉक हो सकता है ऑफ रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है, जो अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देखना वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। देखो हमने जो बिजनेस शुरू किया था सिप एंड च्यू, वो तो सुबह बनाया शाम को बेचा वाली कहानी होती है, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं,
तो ज़रूरी नहीं है कि एक बेड एक ही दिन में बन जाएगा, एक सोफ़ा एक ही दिन में बन जाएगा, समझ रहे हो सकता है। या हम बिल्डिंग बनाते हैं, डीएलएफ कंपनी है, हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो भैया वो तो एक साल 2 साल ले जाते हैं, वो तो हमारा माल ही तो है, बिल्डिंग बनाना, फ्लैट्स बनाना हमारा माल है, समझ रहे हो। तो अब कहानी क्या है कि एक तो होता है रॉ मटेरियल, मतलब ईंटें पड़ी हैं, सीमेंट पड़ा है, एक होता है अधूरे फ्लैट्स जो रहने योग्य नहीं है, ढांचा खड़ा हो गया लेकिन वो फिनिश नहीं हुए हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी आपका क्या होता है, स्टॉक होता है। वो फर्नीचर जो अभी अधूरा बना है, बेचने योग्य नहीं है, बेचना नहीं है, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, बेच भी नहीं सकते, तो वर्क इन प्रोग्रेस। बीच वाली स्टेज ये भी स्टॉक में आती है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, समझ गए, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमारी स्टॉक होती हैं। अनसोल्ड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट और टाइम इज नोन एज स्टॉक। जो माल हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, इसका दूसरा नाम इन्वेंटरी भी होता है। क्या होता है, इन्वेंटरी। ओके गुड, चलें आगे। ये हमारा एसेट होगा, ये हमारा कौन सा एसेट होता है बेटा, करंट एसेट्स। हम चाहते हैं ना जल्द से जल्द भैया रॉ मटेरियल बिक जाए, माल बिक जाए, पैसे आए, ठीक है ना, गुड्स ही है एक किस्म का। चलो डेप्रिसिएशन, आप लोगों ने हमारा नॉन करंट एसेट्स पढ़ा था, नॉन करंट एसेट्स पढ़ा था। अब देखो डेप्रिसिएशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, यानी सड़ना, गलना, टूटना, फूटना, समय के अनुसार जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और हमारा फिक्सचर्स, मशीनरीज, प्लांट, इन सब चीजों की वैल्यू जो गिरने लग जाती है उसको आप बोलते हो डेप्रिसिएशन। इट्स एन एक्सपेंस टू द फर्म, ये खर्चा है, ये एक फर्म का एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, हमारी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ लॉस यू कैन से, जो हर फर्म को झेलना पड़ता है, और ये नॉर्मल लॉस है। हमें पता है कि डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। आज अगर मैं एक नई गाड़ी खरीद लूं या आज मैं अपने ऑफिस के लिए एक नया एसी खरीद लूं, तो जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी, ध्यान रख लेना। उसकी शोरूम से बाहर आती है उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करते हो, चीज़ों की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ की एक लाइफ है बाबू, हर चीज़ की एक लाइफ है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है, जीता जागता बंदा खड़ा है, इसकी भी एक जिंदगी है, एक लाइफ है, पता नहीं कब जाके खत्म हो जाए। तो यहाँ पर तो हम मशीनरी पे तो कैसे ही डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो जो मशीन्स हैं हमारी, उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाते हो, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, इट्स एन अमाउंट जो हर साल आपका कम हो रहा है। तो मान लो फर्नीचर मैंने आज 1 लाख रुपए का खरीदा और साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 90,000, तो 10,000 रुपये उसका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब ये हाइपोथेटिकल होता है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अनुमानित बेस पर की जाती है। हमने जब एसी खरीदा तो हमने मान लिया कि इसकी लाइफ 10 साल है, तो हमने इसकी लाइफ को, मान लो हमने 50,000 का एसी खरीदा, हमने मान लिया इसकी लाइफ कितनी है, 10 साल है। तो और 10 में, चलो मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बता देता हूँ, वैसे तो अभी जरूरत नहीं है। 50,000 का एसी खरीदा, 10 साल इसकी क्या बेटा लाइफ है, तो 5,000 रुपये हर साल इसको क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो। लेकिन एक मन में सवाल आता है, सर 10 साल बाद ही गायब थोड़ा हो जाएगा, 10 साल बाद कबाड़ी होगा वो एल्यूमिनियम के भाव, लोहे के भाव, प्लास्टिक के भाव कुछ तो लेगा। मैंने कहा ठीक है जी, वो 5,000 रुपये का तब ले जाएगा। तो अब ये आया 45,000 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया बेटा, 4,500 आ गया। कितना आ गया, 4500 आ गया। तो 4,500 रुपीज आपने हर साल उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, कम। तो अब बेटा ये अनुमानित हित हुआ कि हमें क्या पता तब कबाड़ी 5,000 का लेगा नहीं लेगा, हमें क्या पता उसकी लाइफ 10 साल रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट बेसिस पर चलता है। कुछ चीज़ें हमारी अकाउंटेंसी के अंदर फोरकास्ट बेसिस पर, अनुमानित बेसिस पर रहते हैं, इसलिए हमारे अकाउंट्स कभी कभी एक्यूरेट नहीं रह पाते। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर लिमिटेशन के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो फिलहाल डेप्रिसिएशन फोकस करो। फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसकी एक्सेप्शन है, 2 चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, 2 चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो 2 चीजें कौन सी हैं, अगली क्लास के अंदर तुम्हारा भाई खुलासा करेगा। कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसे 2 कौन से नॉन करंट असेट्स हैं, ऐसे 2 कौन से नॉन करंट असेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप नहीं लगा सकते। प्लीज गूगल नहीं करेगा, मां कसम होगी सबको, अपने दिमाग से सोचना है ऐसे कौन से 2 नॉन करंट असेट्स हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन सरकार लगाने से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने से मना करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो,
चलो आगे बढ़ते हैं। परचेजेस, अब देखो परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, ठीक है जी। अब माल खरीदना देखो, इंग्लिश का शब्द है परचेज, कि आई परचेज अ बेल्ट, आई परचेज अ हैंडबैग, आई परचेज अ कार, वो अलग हो गया ना, परचेज वर्ड है, परचेज वर्ड अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है जी। अकाउंटेंसी में परचेज का मतलब क्या है, परचेज जो हम अकाउंट खोलेंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की परचेज आएगी। आओ देखो, परचेज, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है जी। थोड़ा वो चंद्रमा की छाव में छुप गया गुड्स, कोई बात नहीं। कह रहे हैं परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। या तो आप गुड्स खरीद लो बेचने के लिए, एक स्टेशनरी वाला कैमलिन कंपनी से बहुत सारे रजिस्टर या बहुत सारे पेन या बहुत सारे कलर खरीद रहा था आगे बेचने के लिए, कोई वैल्यू ऐड नहीं की, लाया अपनी दुकान में सजाया और बेच दिया, ठीक है जी। या तो आप क्या कर रहे हो, आप पकोड़े वाले हो, आपने ब्रेड खरीदी, आपने आलू खरीदा, आपने मसाले खरीदे, आपने तेल खरीदा, आपने गैस खरीदी, अपनी दुकान पे लाए, कुछ प्रिपरेशन की, वैल्यू ऐड की, वो अपने खुद के बनाए हुए मसाले डाले, अमूल मक्खन का इस्तेमाल किया और आपने पकोड़े बेचना चालू कर दिया। आजकल जो ब्लॉगर दिखाते हैं तो आपने पकोड़े बेचना चालू कर दिया, आपने पकोड़े बेचे, आपने एक वैल्यू ऐड की, तो आपने रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड में कन्वर्ट किया। दोनों ही सूरतों में आपके वो गुड्स हैं, चाहे आप स्टेशनरी से बना बनाया माल खरीद रहे हो कैमलिन कंपनी से, या आप रॉ मटेरियल खरीद के आप एक वैल्यू ऐड करके बेच रहे हो, तो वो आपका क्या है, परचेज। यानी एक दुकानदार, एक बिजनेस ओनर जब कोई माल खरीदता है उसको बोलते हो आप परचेज। एसी खरीदना परचेज नहीं है, अंग्रेजी में ये बोलूंगा आई परचेज एन एसी, लेकिन उसको हम परचेज अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसको हम एसी अकाउंट में डालेंगे। परचेज अकाउंट में सिर्फ वही चीज आएगी जिसका आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है जी। जैसे सिप एंड चू में जितना भी हम माल बेचने के लिए, नूडल्स हो गया, आइसक्रीम हो गई, आपका चीज़ हो गया, आपका मोमो की चटनी हो गई, आपका म्यूनिस हो गया, आपकी ब्रेड हो गई, आपकी कॉफ़ी हो गई, आपकी एवरीथिंग विच यू आर सेलिंग, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फिनिश गुड्स है, मतलब पैक्ड थम्सअप बेच रहे हो, पैक्ड पानी की बॉटल बेच रहे हो ऑन एमआरपी, तो वो भी आपका क्या है, गुड्स, क्योंकि आपने बेचने के लिए खरीदा है या बनाकर बेचने के लिए खरीदा हो, बात एक ही है, तो उसको बोलते हैं हम परचेज, ठीक है जी। अब आप माल या तो कैश में खरीद सकते हो या आप उधार पे खरीद सकते हो। देखो मैं यहां पर बताया हूं, अभी आगे आएगा। अगर हम माल उधार पे खरीदते हैं, अगर मैंने माल उधार पे खरीदा तो सामने वाली पार्टी से मेरा रिश्ता बन जाएगा, तो उस रिश्तेदार को बोलेंगे हम लोग क्रेडिटर। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक है जी। याद है आपको दोस्त मिला था, 20 लाख रुपए का उधार दिया था उसने आपको, तो वो आपका क्रेडिटर है क्योंकि आपने उससे उधार पे माल खरीदा है। तो क्रेडिटर वो शख्स होता है, वो फर्म होती है, वो कंपनी होती है जिससे आपने उधार पे माल खरीदा और आपको पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी होती है बेटा, हमारी करंट लाइबिलिटी। ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जो आपको 1 साल के भीतर पे करनी ही होती है, जनरली 3 महीने का टाइम होता है इसका, ठीक है जी। तो अगर आप कैश में माल खरीदोगे तो कुछ नहीं है, पैसा गया, माल आया, तू अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन अगर हमने उधार में माल खरीदा, माल तो आ गया, पैसा नहीं गया, रिश्तेदारी बन गई, 3 महीने फोन पे बात होती रहेगी, पैसा दे दोगे तो ठीक है, वरना तो बहुत ज्यादा यारी दोस्ती गाली गलौज तक पहुंच सकती है, समझ रहे हो। तो कहानी यहां पर यह है कि अगर आपने पैसा देना है उस बंदे को जिससे आपने उधार पे माल खरीदा है, वो आपका कौन है, क्रेडिटर। वो कौन है, क्रेडिटर। बैंक से लोन ले लिया, वो क्रेडिटर नहीं है, वो बैंक लोन ही है। माल उधार पे खरीदा तो वो कौन है बेटा, हमारा क्रेडिटर। गॉट इट, समझ में आई बात, आगे बढ़े, चलो। अच्छा जी, आगे ना देखो, तो अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो आपने किसी सर्विसेज ली हो तो वो भी हमारा क्रेडिटर है, या अगर आपने मान लो आपने एक ऑफिस सैनिटाइजेशन वाले को बुला लिया, आपने ऑफिस को पूरा का पूरा सैनिटाइज करा लिया, ठीक है जी। अब आपने कहा भैया कहते 5,000 रुपये हो गए, मैंने 5,000 भाई तो ऐसा करिए 2 महीने बाद ले जाओ, कह रहा ठीक है, तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया क्योंकि मैंने उससे क्या ले ली, सर्विस ली, या मैंने सीए से एक वो ले ली सर्विस, या मैंने एक वकील से सर्विस ले ली, तो वो भी क्या हो गया, मैंने बाद में दे दूंगा, तो हो गया क्रेडिटर। माल खरीद लिया तो भी क्या हो गया, वो क्रेडिटर, ठीक है जी। क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज यानी बिजनेस टू हुम एन एंटरप्राइज ओव्स अमाउंट, एंटरप्राइज यानी बिजनेस, अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अभी बताया ना, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। फिर अगर आपको माल पसंद नहीं आया, मान लो माल अप टू द क्वालिटी नहीं था, आपने कहा भैया अपना माल वापसी ले जाए, ये तो एक्सपायर है। हम सिप एंड चू वाले हम ब्रेड खरीदते हैं, उस दिन ब्रेड वाला पुरानी बासी ब्रेड देगा, मैंने कहा भाई ये क्या है यार, ये तो सैंडविच ही नहीं बना रही, सड़ी ब्रेड है, स्मेल आ रही है इसमें से, तो भाई तो अपने आगे ब्रेड वापसी ले जा। तो हमने माल खरीदा, अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, सिंपल सी बात है। तो गुड्स परचेज में बी
रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन से दे आर डिफेक्टेड, गुड्स रिटर्न्स आर नोन एज परचेज रिटर्न। अब इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। दूसरा नाम क्या है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? याद रख लोगे। एक होता है परचेज रिटर्न और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक ही बात है। ठीक है जी, आगे देखो। अब आता है माल बेचना। जैसे आपने परचेज की बात की थी, जैसे आपने बात की थी परचेज की, तो अब यहां बात होती है बेटा सेल की। जैसे हमने माल बेचा था, खरीदा था, उसको बोलते हैं परचेज। माल खरीदने को क्या कहते हो? परचेज। और माल ही बेचने को क्या कहते हो? सेल। ये तो हमने मॉल्स में देखा ना, सेल सेल सेल, बाय 2 गेट 1 फ्री है, मजाक बनाते हैं ना तुम्हारा। तो सेल 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 लगती है, 40% सेल चल रही है, फ्लैट 20% सेल है, डिस्काउंट देते भी हैं, कहीं जेन्युइन डिस्काउंट होते हैं। तो सेल अकाउंट का मतलब होता है जो आप माल बेच रहे हो। क्या पुराना एसी नहीं बेच सकते? क्या पुराना फर्नीचर नहीं बेच सकते? यस, आई सोल्ड माई ओल्ड एसी। तो आई सोल्ड मतलब सेल तो बोला वहां पर, वो अंग्रेजी का शब्द है। यहां पर सेल अकाउंट में सिर्फ वही आएगी जितना आपने माल बेचा है। इसको टर्नओवर भी कहते हैं। सेल मीन सेल ऑफ गुड्स ओनली। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट। अच्छा देखो, आप तो माल बेच रहे हो, लेकिन कोई जैसे लोग होंगे जो सर्विसेज बेच रहे हैं। मान लो, मैं आपको पता है मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन के अंदर जब मैं बच्चों को सर्विसेज दे रहा हूं अपनी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्विसेज दे रहा है, एक वकील, वो भी क्या है? सेल ही है, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ सेल। तो चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, समझते हो? तो सेल मीन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। ठीक है जी, माल कैश में भी बेच सकते हो, उधार में भी बेचना पड़ेगा। अब अगर आपने माल उधार पे बेचा तो एक रिश्ता बन जाएगा। अब आप उसको गालियां दोगे, ठीक है? तो आपने उस किसी को माल उधार पे बेचा तो वो आपका रिश्तेदार बन गया। उस रिश्तेदार का नाम होता है डेटर। बी साइलेंट होता है बच्चों, डेटर। डेबिटर नहीं बोलते, डेटर बोलते। तो क्या आ गया? डेटर। डेटर इज अ पर्सन और अ फर्म और एन एंटिटी जिसको आपको पैसा देना है, या जिससे हमें पैसा लेना है, ऐसा बोल लो। जिससे हमें पैसा लेना है वो फर्म क्या बन जाएगी? हमारी डेटर बन जाएगी। कह सकते हो हम चाहते हैं जल्द से जल्द पैसा दे दे, तो ये हो गया बेटा हमारा करंट एसेट। और अमूमन 1 साल के अंदर पैसा आ जाता है, 3 महीने 2 महीने पैसा आ जाता है। तो अब देखो, दो लोग हो गए, एक हो गया क्रेडिटर, एक हो गया डेटर। क्रेडिटर वो है जिसको मुझे पैसा देना है क्योंकि मैंने उधार पे माल खरीदा था। डेटर वो है जिससे मुझे पैसा लेना है क्योंकि मैंने उधार पे माल बेचा था। हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? डेटर। लेकिन क्या हो कि अगर डेटर पैसा लेके भाग जाए, हमने बहुत फोन कर लिए उसको, है बहुत, मैंने फोन किए, मैसेज किए, एक बार तो इतनी गाली गलौच होगी कह नहीं सकते। अब आप किसी की जेब से जाके ना पैसे निकाल सकते। आप घर जाओगे, थोड़ा बहुत क्लेश हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आप किसी की जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। ये तो शॉर्टी है। क्या पता उसकी जेब में पैसे पड़े हो, लेकिन वो बोल सकते हैं मेरे पास तो नहीं है, जो मर्जी कर लो आप, समझ रहे हो? तो आप क्या ही करोगे? आप शांत बैठ जाओगे, आपने कहा ठीक है, हम तो शरीफ हैं। अब गाली फोन पे तो दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स में गाली कैसे लिखें? तो मान लो एक मुकेश नाम का था बंदा हमारा, हाँ जी, डेटर, वो क्या हो गया? बैड डेट हो गया, गंदा डेटर। अब गाली नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ बैड वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए बैड लिख देते हैं, बैड डेटर यानी बैड डेट। तो बैड डेट आपका लॉस हो जाता है कि जो शख्स आपको पैसा ना दे, ऐसा डेटर जो आपको पैसा देने से इनकार कर देता है, यानी वो रिकवरेबल नहीं है, तो वो होता है आपका बैड डेट। तो मान लो आपने 10,000 रुपये का लोगों से पैसा लेना था, जगह जगह आपने बांट रखा था, तो उसमें से एक ऐसा शख्स था 2,000 रुपये जिससे लेने थे, वो बैड डेट हो गया। तो 8,000 तो रिसीव हो जाएंगे, बाकी 2,000 डेटर में से क्या हो गए? बैड डेट। हो सकता है कुछ समय बाद जाकर उसकी इंसानियत जाग जाए और उसके सपने में माता रानी आ जाए और कहे कि बेटा क्या ही कर रहा है तू, मतलब उसकी आंखें खुल जाए, एकदम बिल्कुल वो सात्विक हो गया, एकदम से कहता नहीं यार मैंने गलत किया यार, सिप एंड च्यू के साथ उनका खाना खाया, पास्ता इतना टेस्टी होता है उनका, मैं जाकर खा भी नहीं पाता क्योंकि मुझे उनके पैसे देने हैं, मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठा पाता, कोल्ड कॉफ़ी तो ओए होए 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 है, समझ रहे हो ना? तो वो आ गया, उसकी नीयत जाग गई, उसने कहा नहीं यार मैं पैसा देकर आऊँगा, तो वो आकर पैसा देगा। तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा नहीं यार तू तो बैड डेट है यार, देखो तो मैं घोषित कर चुका हूँ, तू तो बड़ा गंदा डेटर, मैं जैसे पैसे नहीं लूँगा, तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं, उससे पैसा आपको लेना ही पड़ेगा। और घराई लक्ष्मी को कौन मना करता है यार? तो तब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? तब हम लिखेंगे उसको बैड डेट जो हुआ था वो आज क्या हो गया है? रिकवर्ड हो गया है। तो ये हमारी फिर से क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। ऐसा केस बहुत होगा, ऐसा बहुत कम केस होगा। मान लो 10,000 रुपए के आपके डेटर थे, उसमें से 2,000 रुपए के आपके बैड डेट हो गए। हो सकता है उसमें से एक ही शख्स ऐसा हो जो आपको पैसा दे जाए 500 रुपये। मान लो ये 3-4 लोग थे, मुकेश था,
रमेश था और जानवी थी, कोई भी नाम आ गया भाई मेरे दिमाग में, ठीक है ना। अब इनमें से एक ही जना पैसे देकर गया है, मुकेश और रमेश तो बहुत ही ज़्यादा खराब लोग निकले, बैड डेड निकले, अब गाली क्या ही दें तुम्हारे को चैनल पर तो ठीक है, तो हमने 500 रुपये इनको जो आ गए, जो जानवी बेचारी दे रही है उससे तो ले लो, बैड डेड रिकवर्ड हो गए, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये पूरी चेन है, अभी पढ़ेंगे हम। देखो डेटर आ गया, पर्सन एक एंटिटी फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल, बता दिया ना मैंने आपको, जिससे पैसा लेना है क्योंकि हमने उधार पे इनको माल बेच रखा है, उसको आप बोलते हो डेटर। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओव्स अमाउंट टू द फर्म अगेंस्ट द क्रेडिट सेल, ओन अमाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल कर रहे हैं हम, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर होता है बैड डेट। बैड डेट इज अ अमाउंट ओव टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ, यानी भूल गए, इसको क्या कहते हो, भूल जाना। अभी आपके लिए यही शब्द लिख सकता हूं, भूल जाना, बिकमिंग इररिकवरेबल, अब नहीं आएगा, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए क्या है बेटा, एक किस्म का लॉस है, ठीक है जी। फिर इसके बाद बताया था ना, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बैड डेट रिकवर्ड हो सकते हैं। समझ में आ गई आज की स्टोरी, समझ में आ गई आज की स्टोरी, क्लियर है, डन है। तो परचेज करोगे कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, उधार में परचेज करोगे तो वो बंदा आपका क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। परचेज किया वो माल पसंद नहीं आया, डिफेक्टेड निकला, तो परचेज रिटर्न हो जाएगी, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हो। फिर अगर आप माल खरीदोगे और बेचोगे, उसको बोलते हो सेल। माल को बेचना, फिनिश गुड्स को बेचना, या जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बेचने को कहते हो सेल। कैश में भी बेच सकते हो, उधार में भी बेचना पड़ता है। भाई बच्चे कहते हैं यार, बच्चों की सोच है सर उधार में देना ही बंद कर दो। आप मुझे बताओ, अगर लोकल बिजनेस, जो छोटा बिजनेस है, जो छोटे व्यापारी हैं, देखो बड़े बिजनेस हो गए जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, वो उधार में नहीं बेचता अपना प्रोडक्ट, ठीक है जी। सिनेमा थिएटर, मूवीज, ये सब उधार में नहीं चलती। लेकिन जो ये छोटे बहुत ट्रेडर होते हैं, आटा दाल चीनी चावल जो बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है, कई सारे बिजनेस को अपना उधार देना पड़ता है, बड़े बड़े बिजनेस को भी देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसेस को भी देना पड़ता है, तो उधार देना पड़ता है। वो हमें दिखता नहीं है कभी कभी, क्योंकि हमें उधार नहीं मिला, लेकिन आगे कईयों को शायद उधार मिल रहा होगा। तो उधार देना तो भैया जरूरी है, लेकिन एक कंट्रोलिंग वे में दो तो बढ़िया रहता है। लेकिन उधार देना बंद नहीं कर सकते, हमारी सेल्स डाउन आ जाएंगे, हमारा बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उधार तो देना ही पड़ेगा, ये बिजनेस का असूल है, ठीक है जी। हाँ, अब उसमें से कोई बैड डेट हो गया, अब किसी को उधार पे माल बेचा, वो कौन बना, पहले तो डेब्टर, हाँ डेटर, ब साइलेंट, तो डेटर बना। अब डेटर अगर हमको पैसे दे दिया तो ठीक है, नहीं देता, फोन कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ डेटर बर्बाद हो गए, बैड डेट हो गए, तो बैड डेट हमारा लॉस हो गया, हमको पैसा नहीं आया। उनमें से कोई जो बैड डेट हुए थे, उनकी आंखों की रोशनी या मन की इच्छा जाग जाए, माता रानी सपने में आ जाए, तो पैसा देकर जा सकते हैं, उनको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। गॉट इट, क्लियर है चेन। सेल्स रिटर्न भी वही है बेटा, अगर हमने किसी को माल बेचा, उसको पसंद नहीं आया, कहता भैया नहीं यार, इस पास्ता में तो नमक नहीं डाला तुमने, अरे देखो यार चीज़ में से स्मेल आ रही है यार, क्या ही दूध ये दे दिया, अरे कोल्ड कॉफ़ी फटे हुए दूध की पिला दी तुमने यार, तो माल क्या आ जाएगा, वापसी आ जाएगा, ठीक है जी, माल क्या आ जाएगा, वापसी। उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, या इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स। गॉट इट। चले, अब दो छोटे छोटे शब्द आ जाएंगे। एक आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गल्ला वर्ड पता है तुम लोगों को, गल्ला ये तो गला है जो खराब हो गया। हाँ जी, गल्ला वर्ड होता है जो दुकानदार अपने ड्रॉर में पैसा डालता है, उसको गल्ला कहते हैं। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, अब सिप एंड च्यू में क्या ऑपरेशन हो रहे होंगे, अरे 2 पास्ता लगा दे, 2 चाउमीन लगा दे, 1 स्प्रिंग रोल 6 नंबर टेबल पे, ऐसे चल रहा होगा ना। तो हमारे ऑपरेशन यही है, कोल्ड कॉफ़ी बनाना, जूस बनाना, पास्ता बनाना, समझ रहे हो, पिज्ज़ा बनाना, तो ये हम सब काम कर रहे हैं। तो इससे जो हमारे को पैसा आ रहा है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। अब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मुझे फीस मिलती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, समझ रहे हो। अब बाटा वाला जब जूते बेचता है, चप्पल बेचता है, सैंडल बेचता है, उसको जो पैसा आता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैकडोनल्ड में जो आप पैसे देकर आते हो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक तो हो गया रिसीव्ड कैश पेमेंट, एक आ गया भैया माल तो बेच दिया, अभी पैसे आने हैं, वो भी हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या दोनों, ठीक है जी। तो उसको बोलते हो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। जनरली ये सेल्स ही होता है, मतलब ये सेल्स का दूसरा नाम ही है, ये सेल्स का दूसरा नाम ही है। फिर आता है एंटिटी, बिजनेस नेम, एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और अ नॉन बिजनेस एंटिटी।
मतलब एन एंटिटी, ये क्या है पता नहीं, मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, मीन्स होगा ये, विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री बजाज, अरे यार बहुत सारी होगी ना। एक ऐसी एंटिटी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, उसको आप एंटिटी कहोगे। मतलब ये बहुत सारी है, मैकडोनल्ड्स हो गया, नाइकी हो गया, रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टीसीएस तो चलो टाटा की हो गई, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मैरिको कंपनी हो गया, आपका पोमोलिव हो गया, आपका कैमलिन हो गया, आपका वाइल्डक्राफ्ट हो गया, आपका एलजी हो गया, आपका मैक्सहब हो गया, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, फोटोन नाम का भी है, इंटेक्स हो गया, ठीक है जी, डाइकिन हो गया, वोल्टास हो गया, वोल्टास तो चलो टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है, डाइकिन मुझे पता नहीं किसका प्रोडक्ट है। तो मतलब ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे जो कंपनी, प्रोडक्ट नहीं, जो कंपनियां हैं उनको आप एंटिटियां कहते हो, जो व्यापार कर रहे हैं। आपके नीचे जो दुकानदार है ना, वो भी एक एंटिटी है। आपके नीचे दुकानदार है, या जहाँ से आप किताबें खरीद रहे हो, जिस सुल्तान चंद हो गया, ये जो सारे होते हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एंटिटी। एंटिटी मतलब कुछ नहीं, बिजनेस नेम को आप एंटिटी कह सकते हो। ऐसी एक संस्था जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है, उसको आप एंटिटी कहते हो। ठीक है जी, डन है। प्रोप्राइटर, मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं, जो ओनर होता है। द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर। द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड। ठीक है जी, वही है ना, वो इश्क है तो रिस्क है, वही है बात। जितना पैसा फेंकोगे, वो जन्नत में हमारे इमरान हाशमी जी ने कहा था कि भैया पैसा पैसे को खींचता है। ठीक है जी, और रिस्क वाली बात भी कोई बोली थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। तो प्रोप्राइटर वही होता है भैया जो जान दाव पे लेकर जीता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, मतलब पैसा लगा रखा है भैया बिजनेस। आप सोचो ना यार, सोचो, मतलब सिंपल सी बात है। आप एक दुकान, आप एक नया शोरूम खुलता है, प्रॉपर एक नया, मान लो किसी भी चीज़ का शोरूम, या आपने अपना सिप एंड चू खोला था, हम इस नीयत से खोलते हैं कि यार वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है। एक जुआ ही तो खेल रहे हो आप। आपने भैया एक प्रॉपर्टी, 2 करोड़ रुपए आपने सिप एंड चू में लगा दिए, आपको पता है कि लोग आएंगे ही आएंगे। सोचो ना, बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा तो है नहीं कि मैकडी खोल दिया आएंगे ही आएंगे, फ्रेंचाइज तो ली नहीं। अपना बिजनेस खोलना, अपने बिजनेस में पैसा डालना, तो थोड़ा सा एक रिस्क तो होता ही है, और इस रिस्क के नशे को ही तो बिजनेस कहते हैं। और क्या कहते हैं? जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है? रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है जी, तो बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कहेंगे। ठीक है जी, मिलेंगे अगली क्लास में नए शब्दों के साथ। अगला लेक्चर हमारा शायद आखिरी लेक्चर होगा बिजनेस टर्म्स को लेकर। आप कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको तो एक मैंने बात बताई है कि डेप्रिसिएशन किन किन पर नहीं लगता है, तो बताएंगे। उसके अलावा अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने रीड किया, आपने बुक्स रीड की, नहीं समझ में आया, तो 24/7 अवेलेबल हैं, आपके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, और कि सर ये शब्द का मतलब क्या है। मैं या तो अगर वो कॉमन रहा तो मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा, अगर वो कॉमन नहीं रहा तो अगर मुझे लगा कि यार ये तो कॉमन नहीं है, बेसिक सा सवाल है, तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करूँगा लर्न एंड फन कॉमर्स के हैंडल से। ये मेरा वादा है आपको। ठीक है जी, मेरा मोटिव है अकाउंट्स की आंख बनानी है हर बच्चे की। हर एक बच्चे जो कॉमर्स स्ट्रीम में आ गया, वो हर चीज़ कॉमर्स की निगाह से देखे, मतलब हर जगह उसको कॉमर्स नजर आए। देखा मेरे उस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हर जगह कॉमर्स है। मेरे को उसके बाद कई सारे इंस्टाग्राम्स पे डीएम्स आए कि सर वो आपने वो सूसू वाली बात कैसे इमेजिन की। मैंने कहा ऑन द स्पॉट नहीं निकली बेटा वो। मतलब मैं हर जगह देखता हूँ कि यार मतलब इंसान को अगर पानी भी पीना है ना, 1 रुपये का गिलास मिलता है उसको, समझ रहे हो, उसमें सूसू करने जाना है तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। अब वो बात अलग है, तुम तो कहीं भी शुरू हो जाते हो, वो तुम्हारा अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन मोस्टली सुलभ शौचालय के अंदर पैसा देना पड़ता है। तो ये भी एक बिजनेस बना रखा है लोगों ने। तो एवरीथिंग इज बिजनेस। जब हर जगह बिजनेस है तो पैसा है, तो वो वाली आंख डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, प्यार कर लो इस सब्जेक्ट से, क्लियर है। तो अगली क्लास के अंदर हमारा ये इस चैप्टर को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इस बेसिक टर्म्स को फिर हम आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कि होता क्या है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन का गेम क्या है, वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।